हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट लेक्चर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। इन ऑल दीज एमसीक्यू वीडियोस हम लोग पूरा जो इकोनॉमी का सिलेबस है यूपीएससी के स्टैंड पॉइंट से उसे कवर करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम रिसेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे, ग्रोथ को लेकर डिस्कशन रहेगा और जो आपके लेक्चर भी होने वाले हैं वो थीम स्पेसिफिक होंगे। जैसे आज जो पूरा डिस्कशन हमारा होगा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर ही रहने वाला है। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को लेकर भी रहेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जानेंगे, हिंदू ग्रोथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिप्रेशन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। तो ये मेजर एरियाज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। देखिए वैसे कट ऑफ जो है वो 6 मार्क्स की है, तो 6 तो आपको स्कोर करना ही करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सो यू कैन फ्रीली आंसर, और जहाँ पर लगता है आपको डाउट है, फिर भी अगर 2 या 3 में भी डाउट लगता है स्टिल आंसर करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, उसे बाद में फिर हम करेक्ट करेंगे, ये देखते हुए कि कहाँ पर वो मिस्टेक थी और जिसको ठीक किया जा सकता है। चलिए यहाँ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट इज रिसेशन। रिसेशन क्या है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में पहले बेसिक्स जो है आपके वो क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एडवांस टॉपिक पे जा सकते हैं। तभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इकोनॉमी की सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ करिएगा, 9-10 की एनसीईआरटीज़ करिएगा, 11-12 की एनसीईआरटीज़ करिएगा, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। और न्यूज़पेपर में जो आपकी न्यूज़ है कंसर्निंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो व्हाट इज रिसेशन? इज इट अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? जब लगातार 2 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। लगातार 4 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे आप कह सकते हैं कि रिसेशन का पीरियड है। 12 महीने लगातार हो तब ऐसा कहा जाएगा क्या? या फिर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओवर 2 मंथ्स, जब 2 महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप एलिमिनेट करना शुरू करें। जब मैं कहता हूं कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 4 क्वार्टर तक हो रहा है, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। इट मीन्स यहां पर 12 महीने की बात करी जा रही है। तो बी और सी ऑप्शन तो एक जैसा हो गया, तो आप आसानी से दोनों को एलिमिनेट यहां पर कर सकते हैं। मतलब आपको चूज किस में करना था, ए और डी। अगर आपको इकोनॉमिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उसके बावजूद भी आप 50-50 पे पहुंच सकते थे यहाँ पर बाय एलिमिनेटिंग 2 ऑफ द ऑप्शन। तभी प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सोल्विंग योर आंसर्स और सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर जब लगातार 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स का मतलब क्या हुआ, 3+3 6 महीने तक लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस सिचुएशन को रिसेशन कहा जाता है। ठीक है, और उससे बियॉन्ड अगर ये जाता है, कॉन्टिन्यूस रिसेशन चलता रहता है, चलता रहता है कॉन्टिन्यूस। मैं अगर आपको यहाँ पे देखो, कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता जाता है, ये 3 महीने, ये 6 महीने, और फिर भी चलता रहेगा, तो यहाँ पर डिप्रेशन लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो रिसेशन कब कहा जाता है? इस लेवल के ऊपर, जब 6 महीने हो गए, 2 क्वार्टर्स हो गए और कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से। तो आंसर एक बार मैं आपको बता देता हूं, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए यहां पर करेक्ट आंसर है आपका। आप चलते हैं एक बार जो इसके इम्पैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। देखिए जब हम रिसेशन की बात करते हैं, जब इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, जिसे कि अच्छा नहीं माना जाता, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि इम्बैलेंस्ड होती हैं, और एक्सट्रीम चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, और बैलेंस चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी अगर एक पॉइंट के ज़्यादा आगे चला जाता है तब वो अच्छा नहीं माना जाता है। रिसेशन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। तभी अगर आपको ध्यान हो, जब भी आरबीआई बात करता है वो 4+2%, 4+-2%, दैट इज इन्फ्लेशन जो हो 4+-2% का मतलब है 2 से 6% के बीच में हो, तो मॉडरेशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा 2022 के अंदर ही, जब इन्फ्लेशन रेट जो था वो 6% से ऊपर चला गया, 6.9%, 7% को क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पर आरबीआई में गवर्नर आए और उन्होंने जो रेट चेंजेस थे उसके बारे में हमें बताया। रिसेशन में वैसे मैं आपको बताऊं, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाती है, स्पेंडिंग लोगों की कम हो जाती है। जब लोग स्पेंड कम करेंगे तो डिमांड कम करेंगे, मतलब आगे जाकर सप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मींस प्रोडक्शन कम हो जाएगा और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट डेट जो है वो इंक्रीज होगा, देन एसेट लॉस वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्रॉप हो सकते हैं, एंड डिफिकल्टी हो सकती है जॉब्स मिलने में। ये सारी चीज़ें आपकी मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। जैसे कि अगर हम कहें रिसेशन, यहाँ पर अगर आप सेकंड पॉइंट उठाए, स्पेंडिंग,
स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी कम होगी और अदरवाइज लोगों की तरफ से भी कम होगी, क्योंकि लोग चीज़ों को डिमांड ही नहीं करेंगे। जब चीज़ों को डिमांड ही नहीं किया जाएगा तो ऑफकोर्स उसको सप्लाई भी नहीं किया जाएगा। सप्लाई नहीं किया जाएगा इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। प्रोडक्शन नहीं करी जाएगी मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन करनी होती थी, जब मार्केट में डिमांड होती थी, तभी तो हमें जॉब्स क्रिएट या फिर कहें कि प्रोडक्शन लाइन क्रिएट करनी पड़ती थी, और प्रोडक्शन लाइन क्रिएट करने के लिए लोगों को हायर करना पड़ता था। अब जब लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो डिमांड फर्दर कम करेंगे, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। ऐसा कोविड के टाइम पे हमें देखने को मिला था। तो रिसेशन की जो सिचुएशन होती है उससे बचना काफी जरूरी होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि 3 स्टेटमेंट को देखकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ग्रोथ इज एन अर्थमेटिक नंबर जो कि सिग्निफाई करता है, एक नंबर होता है जो सिग्निफाई करता है कि हमारी आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कितनी बड़ी है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तभी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की डिबेट काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मेंस में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम क्वांट या क्वांटिटेटिव एडवांसमेंट की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, मान लीजिए हम कहते हैं 6% ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी की, 7% हो रही है, 9%, और कभी हम डबल डिजिट की बात किया करते थे। ठीक है, लेकिन 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस है, उसके बाद डबल डिजिट हमारा काफ़ी पीछे छूट गया। तो डबल डिजिट ग्रोथ 7%, 8%, जब हम कॉन्क्रीट नंबर्स में बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि क्या जो हम यहाँ पर ग्रोथ कर पा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ हो तो रही, कंट्री की तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन रिच और भी ज्यादा रिच हो रहे हैं और पुअर और भी ज्यादा पुअर हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। तो अगर मैं कहूं कि क्या ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट हो सकती है, आपका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कंट्री के अंदर तो 12% डबल डिजिट ग्रोथ पहुंच गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, एट द सेम टाइम जो रिच हैं वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। तभी यहां पर कहा जाता है कि देखिए, जो ग्रोथ है विदाउट डेवलपमेंट इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 7% की ग्रो क्यों ना करें, लेकिन अगर यहां पर वेलफेयर प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है, उस ग्रोथ के जो फ्रूट्स हैं वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सही मायने में डेवलपमेंट हुई है। जैसे मैं आपको आप ही का एग्जांपल दूं, मान लीजिए हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करें, हर साल 800 लोग पास करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लोगों की यही लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, काफ़ी लोगों की सहायता करते हैं, उनके कामों को कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो उन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार कहती है कि चलो 800 की जगह आज हम 8000 सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद क्या हुआ, करप्शन बढ़ने लग गया और जो वेलफेयर था वो कम होने लग गया। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ तो बढ़ रही है, नंबर तो बढ़ा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं बढ़ी। उसी अगर हम अनुपात की बात करें, पहले 800 लोग थे लेकिन क्वालिटी थी, यहाँ पर डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल रहा था, ये लोग ईमानदारी से काम करते थे, नंबर बढ़ा तो करप्शन बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है नंबर के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही। कुछ इस तरीके से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वैसे बात करें तो यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और इसे नंबर में मेजर किया जाता है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चीजें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सा क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं इसमें साइज और नंबर इंक्रीज की बात करी जाती है, लेकिन जब हम ओवरऑल चेंजेस की बात करते हैं कि किसी की सिचुएशन या स्थिति के अंदर कैसा चेंज आए, तब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो की बात कर रहे हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर। बताएं कौन सी स्टेटमेंट या कहें कि बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है ट्रिकल डाउन थ्योरी को। 10 सेकंड्स में आपको देता हूं, सोचिए। क्या ये इंक्रीज ग्रोथ है जो कि नीचे तक जाती है? क्या ये इंक्रीज ग्रोथ है जो कि नीचे जाएगी लेकिन कुछ ही स्ट्रेटा तक जाएगी? इंक्रीज ग्रोथ वुड परकुलेट डाउन टू मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, या फिर नन ऑफ द अबव? ये ऐसी ग्रोथ है जो क्या करेगी, जो कि नीचे जाएगी, परकुलेट डाउन करेगी, नीचे के तबकों को मिलेगी, कुछ ही तबकों को मिलेगी, ज्यादातर तबकों को मिलेगी, या नन ऑफ द अबव? देखिए काफी पास पास की डेफिनेशंस आपकी हैं, तो यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान से आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें जब हम ट्रिकल डाउन थियरी की बात करते हैं, इट सेज
इट इज इंक्रीज ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो रही है और उस ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो नीचे के तबके की मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटा को मिल रहे हैं। सो द आइडियल डेफिनेशन की बात करें, जब ग्रोथ ऊपर के लेवल पे हमें देखने को मिलती है, मान लीजिए कि हमने डबल डिजिट 10% ग्रोथ करी, तो नीचे के ज्यादातर तबकों के अंदर उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे। अगर कुछ तक पहुंचते हैं तो वो वैसे ही ट्रिकल डाउन के डेफिनेशन में नहीं आएगी, सब तक पहुंचाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द तबकों को कवर कर लिया जाता है, स्टेटा के लेवल के ऊपर आप बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट विल बी द आइडियल डेफिनेशन ऑफ किस चीज की, ट्रिकल डाउन। देखिए होता है ना कि परिवार के अंदर भी देखें, मान लीजिए परिवार के अंदर अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, ये 3 भाई हैं, एक की एज है 27, 25, 24, 21, 19, ये 2 डॉटर्स हैं। तो यहां पर बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए। मान लीजिए द फर्स्ट पर्सन और यू कैन से द एल्डर ब्रदर जो है, यहां पर इस केस में एल्डेस्ट कहा जाए, वो आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि आने वाली जो जनरेशन होती है उनको भी गाइडेंस मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ पर गाइड किया जा सकता है कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये ट्रिकल डाउन ही हुआ ना, कि ऊपर वाले व्यक्ति ने बताया नीचे वालों को पूरा रास्ता कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो इकोनॉमी में भी ऐसा है कि जब ग्रोथ ऊपर के लेवल पे करी जाती है तो नीचे के तबकों को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बताना है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, क्या हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है। डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमने क्या किया, सर्विस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पहले डेवलप कर लिया। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। देखिए, मैंने वैसे आपको हिस्ट्री में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पढ़ाया है। वो एक ऐसा टाइम था और ब्रिटिश पीरियड एक ऐसा टाइम था जब 90% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। आज के टाइम पर भी 50% डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो येस, ओवर डिपेंडेंस तो आज भी है। और प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए जब आप बाहर की इकोनॉमिक्स को देखते हैं, बाहर की जो इकोनॉमीज डेवलप हुई, इवन चाइना की भी बात करें तो चाइना ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया। इसी वजह से चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना। इसी वजह से आपको सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी बड़ी बड़ी यूनिट्स वहीं पे दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन और ये एक नॉर्मल पैटर्न है, जितने भी देशों ने विकास किया वो कुछ इसी तरीके से किया। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर पहले आया और अभी हम अगर आप ध्यान दें, जो प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रेडिकामेंट्स जरूर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर भी आपको लिख कर दिए जो कि बेसिक इकोनॉमीज में एनसीईआरटी में बात करी जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर पूछ रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं आपको करेक्ट बताना है। वेदर वी काउंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मासेस, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आती है मासेस के लिए क्या। इंडस्ट्रीज का बेटर डिस्पर्सल होना चाहिए क्या, ये भी आता है क्या। रिडक्शन ऑफ इंटर और इंट्रा रीजनल इम्बैलेंसेस, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो कम हो क्या, इसकी भी बात करी जाती है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। देखिए, जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे कि वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, जैसे कारपेंटर्स हो गए, रिपेयर वर्कर्स हो गए, जो आपके कार के रिपेयर के मैकेनिक्स होते हैं, स्कूटर के रिपेयर के मैकेनिक्स होते हैं, मोबाइल के रिपेयर के होते हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मासेस के अंदर बनाना, ये सभी इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आता है। आपको किसी भी तबके को छोड़ना नहीं है, इंडस्ट्री का बेटर डिस्पर्सल करना। और थर्ड पॉइंट सेकंड से मिलता है, रिडक्शन ऑफ इंट्रा और इंटर रीजनल इम्बैलेंसेस। अब ये क्या होता है, देखिए अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझे, वैसे तो देखिए सिंपली ये है कि ऐसा नहीं हो कि एक लोकेशन के ऊपर आपने 10 इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दिया, एक स्टेट के अंदर, एक रीजन के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने 10 इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दिया और दूसरी लोकेशन के ऊपर कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे रीजनल इंबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीजनल इंबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, परिवार में भी अगर पेरेंट्स एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और वहां पर अच्छे खासे फाइनेंसेस देते हैं और दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है और वहां पर उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, इम्बैलेंस देखने को मिलता है आपको। एक बच्चा तो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में, दूसरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी एक स्टेट के अंदर हमें ये देखने को मिला कि काफी सारी इंडस्ट्रीज बनी, दूसरे में नहीं बनी, या एक डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास काफी सारी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, दूसरी में नहीं किया गया, तो इसे रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं।
ठीक है। इंटर और इंटर रीजनल इम्बैलेंसेस ऐसे ही आपके क्रिएट होते हैं। अगर ये रहेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ पूरे तरीके से नहीं हो पाएगी, उसे कंप्लीट ग्रोथ नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, मीन्स कि आपको इस तरीके के रीजनल इम्बैलेंसेस जो है वो कम करने हैं। जैसे आप देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम 2015 से पहले की बात करें, 2015-16 से, जब तक आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब के थ्रू नहीं होती थी उतनी ज़्यादा, बहुत कम आपको चैनल्स या बहुत कम आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन दिखाई देते थे। उस वक्त ये सारे इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर कहाँ थे, दिल्ली या 3-4 मेजर मेजर सिटीज़ होगी पूरे इंडिया के अंदर, वहीं पे। ठीक है, तो एक रीजनल इम्बैलेंस था। ठीक है, तो जो आपके गांवों से आने वाले बच्चे होते थे, डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले बच्चे होते थे, जो टियर बी सी डी सिटीज़ हैं वहाँ से आने वाले बच्चे होते थे, वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनको ऐसी जगहों पर रेंट पर रूम लेना पड़ता था। ये रीजनल इम्बैलेंस का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ऑनलाइन कोचिंग आ गई। अब ऑनलाइन कोचिंग कोई एक्स सिटी से ले रहा है या वाई गांव से ले रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी के लिए बराबर है। तो वो रीजनल इम्बैलेंस अब खत्म हो गया है यहाँ पर। और रीजनल इम्बैलेंस जब खत्म होता है तो गांव का बच्चा भी टॉपर बन सकता है और शहर का बच्चा भी टॉपर बन सकता है, क्योंकि सुविधाएं जो हैं ऑलमोस्ट बराबर यहाँ पर उनको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, टियर बी, टियर सी, टियर डी सिटी से आते हो, मतलब अगर आप दिल्ली से नहीं भी हैं तो भी यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करके दिए। मींस जो इम्बैलेंस पहले क्रिएट हुआ करता था, जो कि एडवांटेजेस रहता था कुछ बच्चों के लिए, वो अब यहाँ पर नहीं है। उसी तरीके से स्टेट के मामले में भी, रीजन के मामले में भी, कुछ जगह पर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी, कुछ जगह पर नहीं हो पाएंगी, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन हम जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, इस इम्बैलेंस को कम करने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो आपका 200 डेज का प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप डे वाइज तैयारी करेंगे, और डे वाइज तैयारी में क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपको इस तरीके के, जैसे वीडियो हम अभी कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, क्लास लेक्चर्स मिलते हैं, जिससे आप 200 डेज के अंदर अपना पूरे एरियाज को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब इसे सब्सक्राइब करें, नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा। एंड द गुड थिंग इज कि इसमें सिर्फ आपको वीडियोज ही नहीं मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए वीकली बेसिस में मिलते हैं, और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने के लिए अलोंग विद पीडीएफ्स, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग पीडीएफ्स को यूज़ करते हैं रिवाइज करने के लिए, वो सभी इसी प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बात कर रहे हैं वेरियस स्टेटमेंट को देखकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल नेशनल इनकम। ग्रोथ का क्या मतलब है कि हम नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, ओवरऑल नेशनल इनकम को, हो सकता है। इक्विटी रेफर्स टू एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम। इक्विटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल होना चाहिए। मे बी ग्रोथ इज असेस्ड बाय कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ग्रोथ को कैसे असेस किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन जीडीपी, बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उसके आधार पर इसे मेजर किया जाता है। कॉलिंग शुरू कर देता हूं मैं आपके, आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, 10 सेकंड्स आपके पास है। देखिए, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल इनकम और नेशनल इनकम, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ यही तो चीज बताती है आपको कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इक्विटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल ठीक है। इक्विटी रेफर्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, जिससे कि हमें यह पता चले कि बेनिफिट जो है ऑफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ वो नीचे के सेक्शंस के ऊपर भी ऑलमोस्ट बराबरी से बांटे जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि सोशल जस्टिस को भी अचीव किया जा रहा है। क्या ग्रोथ को गुड्स और सर्विसेज से असेस किया जाता है, बात तो ठीक है, लेकिन इनकी कॉस्ट वैल्यू से नहीं। ग्रोथ इज असेस्ड बाय द मार्केट वैल्यू, नॉट द कॉस्ट वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर पूछ रहा है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। हायर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जब हम हिंदू ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो काफी हाई है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे उससे पहले हुआ करती थी। इट हैपेंड बिफोर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इसे कॉइन किया गया था प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। सोच समझ के आंसर करिए, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ टर्म विच इज यूज्ड बाय एडवोकेट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि कहते हैं कि लोअर एनुअल ग्रोथ रेट, देखिए 1991 से पहले ग्रोथ रेट हमारी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अगर हम 1950 से 1980 की बात करें तो अराउंड 3.5% के आसपास थी। ठीक है, वाइल पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात करें वो तो और भी कम थी, 1.3% के आसपास। ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्रोथ रेट है ये ज्यादा नहीं है, कम है। 1991 से पहले की ग्रोथ रेट की बात करी जा रही थी और प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा इस टर्म को इजाद किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अब ये वर्ड हिंदू क्यों यूज किया गया। देखिए,
जो अर्ली इकोनॉमिस्ट थे उसमें से कुछ लोग ये मानते थे कि जो हिंदू आउटलुक है वो फैटलिज्म का है, मतलब वो फेट में, अपने भाग्य में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और कंटेंटेडनेस है, सेटिस्फाई जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्लो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट का सोचना था, इसी वजह से ऐसी जो टर्म थी उसे लेकर आया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था हिस्ट्री के अंदर वो कब हुआ था? 1919, 29, 39, 49। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आपको कई बार जो फैक्चुअल होते हैं वो मिल जाते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी। वैसे तो लार्जली पीसीएस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्योंकि ये फिनोमिना काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तभी इसे कवर किया जा रहा है। तो द वर्ल्ड इकोनॉमी ने विटनेस किया था ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1933, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वेरियस स्टेटमेंट को देखकर पूछा जा रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस ग्रोथ इज नेसेसरी कंडीशन। डेवलपमेंट के लिए क्या ग्रोथ होना जरूरी है? मे बी इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज कंपोनेंट। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं मतलब हम दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकती है जब ग्रोथ हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे इकोनॉमिस्ट को ये समझ में आया कि ये नोशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। चेंज नोशन ये था कि इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ इज दैट एनी ग्रोथ शुड बेनिफिट द पीपल बाय एंड लार्ज, मतलब जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, विच मीन्स बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। जैसे कहने का मतलब यह है कि घर में एक आईएएस बना है तो वो सबको हेल्प करे और सभी को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाए, उस तरीके से, ठीक है। तो ये मासेस को हेल्प करते हुए होनी चाहिए, ना कि क्लासेस को। तो यहाँ पे फॉर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस ग्रोथ इज नेसेसरी कंडीशन, ये एक ओल्ड नोशन है जो अभी ट्रू नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मे हैपन इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का या अदरवाइज, तो क्या होता है? रिच जो है वो रिचर हो जाते हैं क्या? मे बी। पुअर ऑल्सो गेटिंग रिचर, पुअर भी रिचर हो जाते हैं क्या? पुअर मे नॉट बिकम रिच इन प्रपोर्शन टू ऑलरेडी वेल ऑफ। पुअर जो है वो उतने रिच नहीं होते जितने कि ऑलरेडी वेल ऑफ के कंपैरिजन में हम देखते हैं। देखिए जब हम इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं रिसोर्सेज का, तो क्या होता है? 10 सेकेंड्स आपके पास है। जब पूरी की पूरी इकोनॉमी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, मीन्स और लाइवलीहुड हमारे पास होते हैं, इकोनॉमिकली वी आर बेटर ऑफ, बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो चुकी होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए रिच, देखिए जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, अमीरों को तो फायदा होता ही है, लेकिन जो गरीब है उनको भी फायदा होता है। ये जरूर हो सकता है कि पुअर को उतना ज्यादा फायदा ना हो जो उनसे ऊपर के तबके के। तो मान लीजिए अगर ये 3 लेवल हैं, ठीक है, जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि इसको फायदा इसके कंपैरिजन में उतना ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहां पर जो फायदे का प्रपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फायदा सभी को होता है। इसी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है, ताकि थोड़ा बहुत फायदा हर किसी का होना चाहिए, हर व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाई फील करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखिएगा, कितना आपने स्कोर किया है, एंड आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा, और नेट 50 कूपन कोड के अंदर आपको जो 200 डेज की सीरीज़ है वो आसानी से मिल जाएगी और डेली आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप ये सीरीज़ नहीं भी लेना चाहते तब भी मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि डेली अपना प्लान बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि डे 1 में मुझे क्या कवर करना है, डे 2 पे मुझे क्या कवर करना है, 3 पे क्या कवर करना है, कितने वीडियोस मुझे देखने हैं, कितने चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, कितने एमसीक्यूज मुझे प्रैक्टिस करने हैं, उसी तरीके से कितनी पीडीएफ मुझे पढ़नी है। ये डे 2 के लिए, डे 3 के लिए डेली बेसिस पे ऐसे तैयारी करते जाएंगे ना, 1 साल के अंदर ना तैयारी काफ़ी आपकी सॉलिड होने वाली है, ठीक है। सो इफ़ यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, अच्छी बात है, नहीं भी जा पाए तो भी कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तैयारी इसी तरीके से करनी है ताकि एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर पाए, जिसमें आपको डेली पता होना चाहिए कि आपको आने वाले दिन में क्या करना है, आज क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद क्या करना है, ठीक है। और बीच बीच में मैंने इसमें रिवीजन भी डाली है कि कब कब आपको रिवीजन करनी है, वो भी प्लीज़ जब आप अपना शेड्यूल बनाएं तो वो ज़रूर करिएगा। तो 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब आपका हो गया, 7th डे पे मॉक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, रिवीजन होनी चाहिए, तो वो चीज़ें ज़रूर डाल लीजिएगा। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।